myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम लॉज ऑफ मोशन का स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ये टॉपिक स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले हमने इस लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का 60 to 70% पोर्शन ऑलरेडी क्लियर किया है। अभी अपना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बाकी है, उसके बाद हम फ्रिक्शन देखेंगे और आखिरी में हम लिफ्ट के जो प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ एग्जाम यू नीट एंड जेई। आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का नीट में और जेई में एक एक न्यूमेरिकल देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी आपके मन में कोई रैंडम थॉट्स आ रहे हैं तो पहले उन थॉट्स को आप डिलीट कर दो या फिर थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, उसके बाद लेक्चर अटेंड करो और उसके बाद अपने ख्यालों के साथ खेलो। बट अभी के लिए अपना पूरा फोकस तुम्हें बोर्ड पे रखना है क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है उसे स्टडी करने से पहले बेटा आपका टेंशन इन द स्प्रिंग ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो जिन बच्चों का टेंशन इन द स्प्रिंग ये टॉपिक क्लियर नहीं है, मैंने ऑलरेडी वो टॉपिक समझाया हुआ है, तो पहले आप जाके वो लेक्चर अटेंड करो, उसके बाद स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम स्टडी करो। और अगर जिन बच्चों का टेंशन इन द स्प्रिंग ये टॉपिक क्लियर है तो वो लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं, और जिन बच्चों का नहीं है बट आपके पास टेंशन इन द स्प्रिंग देखने के लिए थोड़ा वक्त नहीं है तो डोंट वरी, मैं आपको टेंशन इन द स्प्रिंग न्यूमेरिकल्स में भी आपको क्लियर कर दूंगा। तो अभी अपना पूरा फोकस जो है हमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर रखना है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रखने से पहले आपको इक्विलिब्रियम क्या है इसे समझना पड़ेगा। तो जब आप इक्विलिब्रियम को समझोगे उसके बाद आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है बहुत इजी जाएगा। तो इक्विलिब्रियम क्या है पहले वो देखो। मान लो अपने पास तीन ब्लॉक है, इसका मास है m1, इसका मास है m2 और इसका मास है m3, और m1 m2 m3 जो है वो तीन स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो ये जो m1 m2 m3 हमने एक्सटेंड किए हैं, तो एक्सटेंड करने की वजह से क्या हुआ, इन्हें ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है। मतलब m3 को भी ग्रेविटी खींच रही है, m2 को भी ग्रेविटी खींच रही है और m1 को भी ग्रेविटी खींच रही है। उसकी वजह से ये जो तीन स्ट्रिंग्स है, इन तीन स्ट्रिंग में जो है बेटा, इन तीन स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट हुआ है। तो जब आप इसका एफबीडी बनाओगे, एफबीडी मतलब क्या, इस पर जितने फोर्स लग रहे हैं अगर आप उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करोगे उसे हम इक्विलिब्रियम करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो हमें इसका एफबीडी क्रिएट करना पड़ेगा। एफबीडी क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर जितने फोर्स लग रहे हैं हमें उन्हें बताना पड़ेगा। तो m1 जो है ये स्ट्रिंग स्ट्रेच होने की वजह से m1 की पोजीशन चेंज हो गई, m2 की भी पोजीशन चेंज हो गई और m3 की भी पोजीशन चेंज हुई। क्यों? क्योंकि अपनी जो स्ट्रिंग है वो थोड़ी बहुत एक्सटेंड हो गई। तो m3 जो है इसका जो वेट रहेगा बेटा ये डाउनवर्ड रहेगा, तो m3g डाउनवर्ड आएगा ऐसे। तो m3g की वजह से इसमें टेंशन T1 क्रिएट होगा जो अवे फ्रॉम द m3g रहेगा, ठीक है। तो m2 जो है इसका वेट भी डाउनवर्ड है, तो ये m2g रहेगा इसका वेट। यहाँ का जो टेंशन है वो भी T1 रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है और सेम स्ट्रिंग का टेंशन सेम रहता है। तो यहाँ का m3g तो यहाँ पर का दिखाया रहेगा बेटा m3g। फर्क सिर्फ इतना है कि ये T1 अपवर्ड था, ये T1 डाउनवर्ड है। तो ये जो स्ट्रिंग T2 है, सॉरी ये जो अपनी दूसरी स्ट्रिंग है इसमें दूसरा टेंशन क्रिएट होगा T2, ठीक है। जो T2 क्रिएट किसकी वजह से हुआ है, उसे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो T2 को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए m2g और T1 ये दो फैक्टर इसेंशियल है, क्योंकि m2g भी डाउनवर्ड है और T1 भी डाउनवर्ड है। तो इन दो फैक्टर की वजह से T2 क्रिएट हुआ है। तो T2 किसके बराबर है, तो T2 क्रिएट है बेटा, T2 बराबर है बेटा m2g के प्लस T1 के। जब तुम m2g और T1 को ऐड करोगे तुम्हें T2 मिल जाएगा। यहाँ का T2 अपवर्ड तो यहाँ का T2 क्या रहेगा बेटा, डाउनवर्ड। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। m1 भी डाउनवर्ड है तो या इसका वेट रहेगा m1g क्योंकि वेट तो हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है। ये जो T2 है ये भी डाउनवर्ड है, यहाँ का भी T2 क्या रहेगा बेटा, m2g प्लस T1। तो m1g और m2g प्लस T1 की वजह से इस पहले स्ट्रिंग में टेंशन T3 क्रिएट होगा, जिसके T3 को रिस्पॉन्सिबल कौन है, T3 को रिस्पॉन्सिबल है m1g प्लस T2। तो ये जो T3 रहेगा ये रहेगा बेटा अपना m1g प्लस T2 के बराबर। तो ये T1 T2 और T3 ये हो गया अपना फ्री बॉडी डायग्राम जिसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसे पॉज करके एक बार आप नोट कर सकते हो, और नोट करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। तो अभी हमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखना है, उसके पहले हम स्प्रिंग देखेंगे क्या है।
और स्प्रिंग देखने के बाद हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखेंगे, ठीक है। अभी देखो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या है पहले ये समझो, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स क्या है वो समझो, और उसके बाद अपन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी देखो बेटा स्प्रिंग क्या है, तो जब किसी मेटल को ऐसे कॉइल किया जाता है तो जो उसका शेप रहता है उस शेप को हम कहते हैं स्प्रिंग। मतलब एक अपन ने क्या किया, एक स्टील का वायर लिया या फिर कोई भी एकदम मेटल लिया, उसको ऐसे रैप किया, कॉइल किया, तो उसकी वजह से जो शेप क्रिएट हुआ उसे हम कहते हैं बेटा स्प्रिंग। तो ये है अपनी स्प्रिंग। तो जब तुम स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हो मतलब खींचते हो या फिर कंप्रेस करते हो, तो खींचने पर या फिर कंप्रेस करने पर जो अपनी स्ट्रिंग है उसका जो शेप रहेगा बेटा वो चेंज होगा। एक मिनट, सॉरी बेटा वो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था। तो देखो अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें देखना है स्प्रिंग क्या है। तो जब मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आई एम सो सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा नया नया सेटअप है तो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आता है, डोंट वरी, एक दो दिन में हम इसे कवर कर देंगे, ठीक है। अभी देखो स्प्रिंग क्या होती है, जब किसी मेटल को हम कॉइल करते हैं तो कॉइल करने के बाद क्या होता है बेटा, उसको एक शेप आता है, जो सर्कुलर शेप आता है उसे हम स्प्रिंग कहते हैं। तो जब तुम स्प्रिंग को एक्सटेंड करोगे या फिर तुम स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, तो जब तुम स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हो तब तो स्प्रिंग एक्सटेंड होती है, बट जब तुम उसे एक्सटेंड करके छोड़ देते हो वो फिर से अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में आती है। या फिर जब तुम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, कंप्रेस करने पर वो तो कंप्रेस होती है, बट जब तुम उसे छोड़ देते हो तो फिर से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आती है। इसका मतलब क्या, स्प्रिंग में एक फोर्स होता है जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं या फिर स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। जो क्या होता है बेटा, जब किसी स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, तो स्प्रिंग फोर्स उसे अपोज करके स्प्रिंग को फिर से उसके ओरिजिनल साइज एंड शेप में लाने की कोशिश करता है, तो उसे हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स जो है, तुम स्प्रिंग को जितना ज्यादा एक्सटेंड करोगे उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स क्रिएट होगा, या फिर तुम उसे जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स क्रिएट होगा। इसका मतलब क्या, जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स। तो हम कह सकते हैं स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर मैंने निगेटिव साइन इसलिए कंसीडर करा है, मैंने नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी निगेटिव का साइन है। इसका मतलब क्या, जो स्प्रिंग फोर्स है वो सपोर्टिंग फोर्स नहीं है, वो अपोजिंग फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स को हमेशा अपोज करता है। तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू क्या होगा बेटा अपना, spring force is directly proportional to minus delta x, that is spring force is equal to minus k delta x, where k is the spring constant and delta x is the change in length और delta x is the total displacement। ठीक है, हम यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। तो इस पर मैं आपको एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कवर करके बताता हूँ, जिससे आपका स्प्रिंग फोर्स का जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। तो देखो फॉर एग्जांपल ये आपको नोट करना है, चाहो तो आप नोट कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी देखो अपने पास ये स्प्रिंग है, तो अपन ने क्या किया, इस स्प्रिंग को फॉर एग्जांपल 1 मीटर फॉरवर्ड जो है इसको अपन ने एक्सटेंड किया और 1 मीटर इसको रिवर्स में एक्सटेंड किया। तो ये स्प्रिंग फोर्स 1 मीटर फॉरवर्ड चली गई, 1 मीटर रिवर्स चली गई। तो देखो फॉर एग्जांपल इसका जो के है वो है 100। तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू डेल्टा एक्स। तो के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है 100 और डेल्टा एक्स क्या है बेटा, ये अपनी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट माइनस फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये जो 1 है ये फॉरवर्ड जा रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, बट ये जो 1 है वो रिवर्स जा रहा है, मतलब ये निगेटिव रहेगा। तो 1 माइनस 1, ठीक है, तो माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 दैट इज माइनस 200 न्यूटन। इतना स्प्रिंग फोर्स इस स्प्रिंग में क्रिएट होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सिंपल बनते हैं, ठीक है। अभी आपको इस पर से इसका आइडिया आ चुका होगा कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तब डिस्प्लेसमेंट को ऐड किया जाता है, बट जब सेम डायरेक्शन होती है तब डिस्प्लेसमेंट को माइनस किया जाता है। बस इतना आप ध्यान में रख दो, ठीक है। अभी देखो हमें अपने मेन टॉपिक पे आना है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम क्या है, तो इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद अभी आपको दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हमें देखना है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लो अपने पास एक स्प्रिंग है,
और अपने इसका मास है फॉर एग्जांपल 4m, और एक स्ट्रिंग है, इसका मास है अपने पास फॉर एग्जांपल 2m। तो जब आप स्प्रिंग और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन करते हो तो उस केस में आपको 90% स्प्रिंग को एज अ स्प्रिंग कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्प्रिंग को स्प्रिंग कंसीडर करेंगे तब आपको ये जो न्यूमेरिकल्स है और ये जो स्प्रिंग और स्ट्रिंग का जो कंसेप्ट है वो 90% एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं। तो जब भी आपको स्प्रिंग और स्ट्रिंग का कंसेप्ट आता है तब आप स्प्रिंग को एज ए स्प्रिंग कंसीडर करो, ताकि आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको इसेंशियल और इजी जाए। तो मेन टॉपिक क्या है बेटा, आपको जब भी स्प्रिंग और स्ट्रिंग का कंसेप्ट दिया जाएगा या फिर उसका आपको कॉम्बिनेशन दिया जाएगा तो उस केस में आपको स्प्रिंग को एज ए स्प्रिंग कंसीडर करना पड़ेगा। और कुछ 2-3 बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, उसके बाद आप कोई भी सवाल उठाओ आप इजीली उसे सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, अभी देखो अपने पास स्प्रिंग है, एक इससे हमने 4m का मास कनेक्ट किया, इसे हमने 2m का मास कनेक्ट किया, और इसे ये जो स्ट्रिंग है इससे हमने कट किया। तो जब हम स्ट्रिंग को कट करते हैं तो आपको पूछा जाता है कि ये अपना पास फॉर एग्जांपल p ब्लॉक है, ये अपने पास q ब्लॉक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ p और एक्सेलरेशन ऑफ q क्या होगा ये आपको पूछा जाता है। तो उस केस में आपको पहले इसका एफबीडी क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप इसका एफबीडी क्रिएट करोगे तब आपको एक्सेलरेशन ऑफ p और एक्सेलरेशन ऑफ q इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसका पहले इसका एफबीडी क्रिएट करो, तो ये जो स्प्रिंग थी एक्सचेंज हो जाएगी, तो 4m पहले इस यहाँ पे था, अभी थोड़ा नीचे आ जाएगा। उसके बाद स्ट्रिंग भी थोड़ी बहुत नीचे आ जाएगी, यहाँ पे थी तो 2m यहाँ पे आएगा। और देखो ये जो एक्सेलरेशन ऑफ p है, एक्सेलरेशन ऑफ q है, ये एट द टाइम ऑफ कटिंग है। जैसे ही हमने स्ट्रिंग को कट किया उसी टाइम का, उसी वक्त का ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये कोई स्ट्रिंग कट करने के बाद 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद हम एक्सेलरेशन नहीं निकाल रहे हैं, हम अर्थ पे है और सभी चीजें अर्थ को कंसीडर करके हो रही है। ठीक है, तो अर्थ पे जब आप किसी चीज को कट करके वो चीज तुरंत नीचे गिरती है, तो जब आप स्ट्रिंग को कट करोगे ना तो वो तुरंत नीचे गिरेगी। तो ये जो एक्सेलरेशन है उसी टाइम का और उसी वक्त का एक्सेलरेशन है दोनों ब्लॉक का। तो इसका अगर अपन एफबीडी बनाए तो ये क्या आएगा बेटा, 2mg डाउनवर्ड आएगा, इसकी वजह से t1 क्या आएगा बेटा, अपवर्ड आएगा, 4mg भी डाउनवर्ड, t1 भी डाउनवर्ड, 2mg। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस स्प्रिंग में टेंशन नहीं रहता, स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स क्रिएट होता है। तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि आपको क्या समझना है, अभी आपको समझना है कि स्प्रिंग को एज ए स्प्रिंग कंसीडर करो। तो जो स्प्रिंग फोर्स रहेगा वो भी टेंशन की तरह रहेगा। तो 4mg प्लस 2mg की वजह से इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स तैयार हुआ है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा बेटा अपना 4mg प्लस 2mg दैट इज 6mg। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ये अपना T1 है, ये अपना स्प्रिंग फोर्स है। अभी देखो जब कोई भी स्प्रिंग कट होती है तो जैसे ही वो स्प्रिंग कट होती है तो उसका जो टेंशन है एट द सेम टाइम टेंशन की वैल्यू 0 होती है। मतलब जैसे ही हमने इस स्प्रिंग को कट करा यहाँ का जो टेंशन था बेटा वो 0 हो गया। आई थिंक अभी आपको समझ में आ रहा है जरा चीजें। यहाँ पे हमने एफबीडी क्रिएट करा, तो जैसे हमने इस स्ट्रिंग को कट किया तो स्ट्रिंग को कट करने के बाद ये जो टेंशन रहता है वो टेंशन होता है 0। मतलब इसमें कोई भी टेंशन नहीं है, इसका मतलब इसमें जो फोर्स क्रिएट हुआ है वो 0 है। तो F इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, अगर हम Q का एक्सेलरेशन फाइंड करें तो एक्सेलरेशन ऑफ Q इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी इसके अंदर कोई भी फोर्स नहीं है, टेंशन नहीं है, मतलब फोर्स ही नहीं है, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। मास कितना है बेटा अपना 2mg। तो 2mg यहाँ पर इसके कितने के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या, इस ऑब्जेक्ट का जो खुद का वेट है वो 0 है, सॉरी खुद का जो एक्सेलरेशन है, सॉरी वेट नहीं, खुद का जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे ये लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो खुद का जो एक्सेलरेशन है ये तो इसका वेट हो गया, ये F इज इक्वल टू मास हो गया बेटा आपका 2m है, ये जैसे का तैसा। तो इसमें 0, इसका फोर्स क्या है 0 है। इसका मतलब क्या है, ये जो Q ब्लॉक है इसका खुद का एक्सेलरेशन 0 हो चुका है। इसका मतलब इसका खुद का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉल होगा, मतलब फ्री फॉल होगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर रहेगा। आई होप आपको एक्सेलरेशन ऑफ Q इज इक्वल टू g कैसे आया ये आपको अभी समझ में आ चुका होगा। ये तो बहुत सिंपल है। देखो स्प्रिंग फोर्स ऊपर है, T1 तो 0 हो गया क्योंकि अपन ने स्प्रिंग कट करी। तो स्प्रिंग फोर्स को कौन अपोज कर रहा है, अभी स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड जा रहा है, 4mg अभी डाउनवर्ड जा रहा है, T1 तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या रहेगा अपना 6mg
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो फोर्स क्या है, 6 mg फोर्स है क्या, नहीं, 6 mg को 4 mg ने अपोज किया है, तो यहां पर हम लिखेंगे 6 mg माइनस 4 mg। तभी हम रुका जो फोर्स बचा है उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है बेटा अपना 4 m इंटू एक्सेलरेशन। 6 mg में से 4 mg गए, 2 mg बचे, इज इक्वल टू 4 m a, m गेट्स कैंसिल, तो g a इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 2/4 मल्टीप्लाई बाय g, दैट इज a इज इक्वल टू g/2। तो इस केस में जो अपना एक्सेलरेशन आया है वो आया है बेटा g/2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अगर उसने g की वैल्यू दी गई है तो उस g की वैल्यू तुम पुट करके एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन ऑफ p आया g/2 और एक्सेलरेशन ऑफ q आया 0, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ q आया g के बराबर, ठीक है। तो आई होप आपको पहली केस समझ में आ चुकी होगी कि जब आपको स्प्रिंग और स्ट्रिंग दी जाती है और उसको कट किया जाता है तब P का और Q का इन दो ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, ये अभी आपको समझ में आ चुका होगा। चाहो तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हो बेटा। चलो हो गया। अभी हमने 2 ब्लॉक देखे थे, अभी हम 3 ब्लॉक देखेंगे। उसके बाद हम स्प्रिंग को कट करने पर कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी डिस्कस करेंगे। देखो अभी हम सिर्फ स्प्रिंग को कट करेंगे, उसके बाद हम स्प्रिंग को कट करेंगे, ठीक है। अभी देखो अपने पास फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग है, यहां पर अपन ने m मास कनेक्ट किया, सॉरी 4m कनेक्ट किया, ये अपने पास स्प्रिंग है, इसको हमने 2m कनेक्ट किया और अपने पास फिर से स्प्रिंग है, स्प्रिंग है यहाँ पे, ठीक है, स्प्रिंग कनेक्ट करके इसको हमने फॉर एग्जांपल 4m ही कनेक्ट किया, ठीक है। स्प्रिंग स्ट्रिंग स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग को हमने काट दिया और आपको पूछा गया हो कि ये जो ब्लॉक है P इसका एक्सेलरेशन बताओ, ये जो ब्लॉक है Q इसका एक्सेलरेशन बताओ, और ये जो ब्लॉक है R इसका भी एक्सेलरेशन आपको बताना है, ठीक है। 3 ब्लॉक है आपके पास P Q R, इसका मास 4m है, 2m है, 4m है, और इसका जो एक्सेलरेशन है P Q R वो आपको बताना है, ठीक है। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपने अभी स्प्रिंग को कट कर दिया तो यहाँ का एक्सेलरेशन, यहाँ का एक्सेलरेशन, यहाँ का एक्सेलरेशन एट द टाइम ऑफ कटिंग आपको बताना है, तो आप क्या करोगे, पहले उसका एफबीडी बनाओगे, उसके बाद आराम से हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन आप फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इसका यूज करके आप बता सकते हो। अभी देखो बेटा इसका एफबीडी क्या आएगा, ये जो स्प्रिंग है इसने अपनी पोजीशन चेंज करी, स्पेस की वजह से मैं यही लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा अभी अपना 4m, ठीक है, ये आएगा थोड़ा सा नीचे अपना 2m और ये फिर से थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा अपनी स्प्रिंग 4m, ठीक है। तो इसका एफबीडी बना 4m जी डाउनवर्ड, स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड, यहां पर स्प्रिंग फोर्स 4m जी डाउनवर्ड, 2m जी भी डाउनवर्ड, तो टेंशन कितना हुआ यहाँ पे 6m जी। अभी तुम्हें आता है यहाँ 2m जी प्लस 4m जी इक्वल टू 6m जी, यहाँ पर 6m जी डाउनवर्ड, ये T1 हो, यहाँ पर अपन T लिखते हैं, ठीक है, T इज इक्वल टू 6m जी, ये होगा अपना 4m जी डाउनवर्ड। तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो कितना रहेगा बेटा 10m। जिनको आता है वो पॉज करके मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं, जिनको नहीं आता वो देखो, ठीक है, कोई बात नहीं। एक प्रॉब्लम और अपन कंसीडर करेंगे तो फिर उसके बाद तुम इसमें मास्टर बन जाओगे, ठीक है। अभी देखो इसको अपन ने अभी इसका एफबीडी क्रिएट किया। अभी देखो अगर तुम इस R के बारे में सोचोगे तो R क्या होगा, देखो 4m की डाउनवर्ड है, स्प्रिंग फोर्स भी अपवर्ड है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स कितना है अपना, फोर्स है अपना 4m जी और ये क्या है अपना मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये होगा अपना 4m जी, ये होगा अपना 4m a, क्योंकि ये फोर्स है 4m जी, इसका मास है बेटा 4m है, तो 4m गेट्स कैंसिल, तो a इज इक्वल टू क्या आया g। इसका मतलब क्या, इसका जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर है। आई होप ये आपका अभी क्लियर हो चुका होगा, इसका जो एक्सेलरेशन है g के बराबर है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग फोर्स कितना है 4m जी, यहाँ पे मास कितना है 4m a, तो देखो इसका जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर आएगा। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आए, देखो 4m जी भी अपवर्ड है, तो ये 4m जी भी अपवर्ड है, 4m जी भी डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्या 4m जी एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो जब वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का खुद का एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं रहेगा, तो वो फ्री फॉल करेगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर आएगा। आई होप तुम्हें क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अभी देखो
ये जो देखो 2m है, ठीक है। अब ये देखो 2m जो है, तुमने जैसे स्ट्रिंग को कट करा, स्ट्रिंग को कट करने के बाद यहाँ का टेंशन जीरो हो जाएगा। देखो इसको कट करने पर इस स्प्रिंग पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, सभी चीजें एट द टाइम ऑफ कटिंग डिस्कस हो रही है। तो जब स्ट्रिंग कट होगी तो स्ट्रिंग कट होने के बाद इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे कुछ पता ही नहीं है कि ऊपर क्या हुआ है। तो जो फर्क पड़ेगा इस स्ट्रिंग के ऊपर पड़ेगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर आएगा, क्योंकि इसको कट करने पर इसे तुरंत कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो फर्क पड़ेगा इस स्ट्रिंग पे पड़ेगा। तो देखो अगर हम 2m के बारे में सोचते हो तो 2m के बारे में सोचने पर हमें यह पता चलता है कि इसका जो टेंशन है वो जीरो हो जाएगा। इसका जो टेंशन है बेटा, ये टेंशन जीरो हो चुका है, ठीक है। अभी देखो इसका जो फोर्स है वो फोर्स क्या रहेगा, 2mg प्लस 4mg, क्योंकि इसका फोर्स है वो 2mg प्लस 4mg इज इक्वल टू क्या होगा, 2mg प्लस 4mg इज इक्वल टू होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे थे अपन, ये टेंशन हो गया जीरो, 2mg प्लस 4mg, तो इसका टोटल फोर्स कितना होगा 6mg। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका फोर्स कितना है बेटा 6mg इज इक्वल टू इसका मास कितना है 2m मल्टीप्लाई बाय a। तो m गेट्स कैंसिल, 2 3 जा 6, तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 3 इंटू जी। तो ये जो अपना ब्लॉक Q था, Q के ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन आया वो आया बेटा अपना 3g। तो ये जो अपना R ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन आया g के बराबर, Q का जो ब्लॉक है वो, Q का जो एक्सेलरेशन है वो आया अपना 3g के बराबर। अभी देखो ये जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कितना है 10 mg, तो स्प्रिंग फोर्स तो अपवर्ड जा रहा है, बट ये जो टेंशन है 6 mg का वो जीरो हो चुका है, बट ये जो 4 mg है वो जीरो नहीं हुआ है, ठीक है। तो 4 mg तो डाउनवर्ड रहेगा ना, तो इसको टेंशन तो जीरो हो चुका है क्योंकि स्ट्रिंग कट हो चुकी है, बट हमने 4 mg को थोड़ी कट करा है, तो 4 mg तो डाउनवर्ड ही रहेगा ना, क्योंकि उसका और इस स्ट्रिंग का कोई भी रिलेशन नहीं है, वो स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। स्ट्रिंग के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन डिपेंड कर रहा है। 4 mg का और स्ट्रिंग का कोई भी कनेक्शन नहीं रहता, तो 4 mg डाउनवर्ड रहेगा, स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड रहेगा। इसका मतलब क्या, जो टोटल फोर्स रहेगा वो रहेगा 10 mg माइनस 4 mg। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 10 mg माइनस 4 mg में सीधा लिखते हो यहाँ पर 6 mg इज इक्वल टू इसका मास कितना है बेटा 4 ma। तो m गेट्स कैंसल्स, ये आएगा अपना 6 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय g इज इक्वल टू a। इट इज इंप्लाइज दैट 2 3 जा और 2 4 जा मतलब 3/2 इंटू g। ये हो गया अपना एक्सेलरेशन ऑफ p, एक्सेलरेशन ऑफ q एंड एक्सेलरेशन ऑफ r। तो आई होप तुम्हें ये सब चीजें समझ में आ चुकी होगी, इसे पॉज करके तुम नोट कर सकते हो। चलो हो गया बेटा। अभी तुमको स्ट्रिंग कट करने के बाद क्या क्या प्रोसीजर होती है और कैसे तुम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, ये अभी तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। अभी हम स्प्रिंग को कट करेंगे और स्प्रिंग को कट करने के बाद तुम्हें क्या क्या प्रोसीजर करनी है ये तुम्हें देखना है, और एक बार तुमने वो प्रोसीजर देख ली उसके बाद तुम्हें स्प्रिंग में और स्प्रिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो बेटा अपने पास एक फॉर एग्जाम्पल 2 ब्लॉक्स है, ये हो गई अपनी स्प्रिंग, ये हो गया अपना एक पहला ब्लॉक, उसके बाद ये दूसरा ब्लॉक स्प्रिंग जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ये तीसरा ब्लॉक जो भी स्प्रिंग से कनेक्टेड है या फिर स्प्रिंग से कनेक्टेड है, डोंट वरी, ठीक है। इसका हो गया मास 2m, इसका हो गया 4m और इसका हो गया फॉर एग्जांपल 6m, या फिर m कंसीडर करेंगे अपन, m 4m 2m, ठीक है। अभी देखो अपन ने क्या किया, स्प्रिंग को कट किया इस तरह से, स्ट्रिंग कट हो गई, सॉरी स्प्रिंग कट हो गई। तो जब स्ट्रिंग कट होती है तब आपको क्या प्रोसीजर करनी है ये आप जानते हो। जब स्प्रिंग फोर्स कट होती है तब आपको क्या करना है अभी आप थोड़ी देर में जान जाओगे, और बहुत सिंपल है, कोई इस पर डिफिकल्टीज नहीं है। देखो अपने स्प्रिंग फोर्स कट किया, सॉरी अपने स्प्रिंग कट किया, तो जब स्प्रिंग कट होती है तब उसका टेंशन जीरो होता है। वैसे ही जब स्प्रिंग कट होती है तो उस केस में उसका जो स्प्रिंग फोर्स है वो एट द सेम टाइम जीरो होता है। तो जैसे ही तुम इसका एफबीडी बनाओगे, पहले इसका एफबीडी बनाओ बेटा, ये अपना यम है, ठीक है। तो इसका जब हम एफबीडी बनाएंगे इस तरह से, तो यम थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो अपन ने स्प्रिंग को कट किया, ठीक है, 4m भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और ये जो स्प्रिंग है वो भी थोड़ी सी नीचे आ जाएगी 2m। तो अगर हम 2m को देखेंगे तो इसका 2m जी डाउनवर्ड रहेगा,
स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड रहेगा 2mg के बराबर, ठीक है। ये डाउनवर्ड रहेगा 4mg। यहाँ पर भी जो स्प्रिंग फोर्स है वो क्या रहेगा बेटा, डाउनवर्ड रहेगा 2mg। तो इसकी वजह से जो टेंशन T1 क्रिएट हुआ है या फिर P क्रिएट हुआ है वो है बेटा अपना 6mg। 4mg प्लस 2mg मतलब 6mg, ठीक है। ये m हो गया अपना, mg हो गया अपना डाउनवर्ड और ये हो गया अपना अपवर्ड। तो ये होगा अपना Tmg प्लस 6mg मतलब ये होगा अपना 4mg प्लस 2mg 6mg हो गया, ये भी अपना 6mg डाउनवर्ड, ठीक है। और ये होगा अपना P दैट इज 0, इसको क्योंकि हमने इसको कट कर दिया। आई होप यहाँ तक तुम्हें चीजें समझ में आ चुकी है। अभी देखो, अगर तुम, ये हो गया अपना P ब्लॉक, ये हो गया अपना Q ब्लॉक, ये हो गया अपना R ब्लॉक, P Q R। तुम्हें P Q और R का जो है एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। अभी देखो, जैसे तुमने इसको कट किया तो इस पर और इस पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा इस पर पड़ेगा क्योंकि इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अभी देखो, अपन ने स्प्रिंग को कट किया, तो स्प्रिंग को कट करने के बाद क्या होता है, 12 बार स्प्रिंग फोर्स 0 होता है। बट ये जो टेंशन है, अभी इस केस में टेंशन 0 नहीं होगा। इस केस में बेटा टेंशन 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको उसका रीजन मैं बता देता हूं। क्योंकि जब स्प्रिंग को कट किया जाता है तो उसके तुरंत बाद उसका जो टेंशन है वो 0 नहीं होता, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत जो है टॉटनेस रहती है। टेंशन कम हो सकता है बट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम टेंशन 0 नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर अभी स्प्रिंग को कट करने के बाद श्योरली नहीं कह सकते कि यहाँ का टेंशन 0 है और यहाँ का भी टेंशन 0 है, क्योंकि यहाँ का टेंशन जो है 6mg भी नहीं है, 6mg भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने स्प्रिंग कट करी है और उसकी जो टॉटनेस है, उसकी जो स्ट्रेचनेस है वो थोड़ी बहुत कम होगी, एग्जैक्टली टोटल कम नहीं होगी, ठीक है। तो तुमने स्प्रिंग को कट किया, तो स्प्रिंग को कट करने के बाद यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन 0 नहीं होता। ये बात तुम ध्यान में रख लो, ठीक है। अभी देखो बेटा, ये जो स्प्रिंग फोर्स है 2mg, ये डाउनवर्ड है, 2mg अपवर्ड है। तो 2mg एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो ये जब एक दूसरे को कैंसिल करेगा, जैसे हमने अभी अभी डिस्कस किया है, तो उस केस में इसका जो एक्सेलरेशन है खुद का वो 0 रहेगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन g के बराबर होगा। तो ये जो अपना जो P ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन g के बराबर होगा। तो 2mg जो है वो फ्री फॉल करेगा और इसका एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर रहेगा। आई होप यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो चुका है। अभी ये अपना मेन पॉइंट है, ये हमें डिस्कस करना है। देखो, इस केस में जो है बेटा, स्प्रिंग को तुम स्प्रिंग कंसीडर करो, स्प्रिंग को तुम स्प्रिंग कंसीडर मत करो, क्योंकि जब स्प्रिंग कट होगी ना बेटा, तब जो अपना स्प्रिंग है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो खुद को एडजस्ट करता है। तो अभी यहाँ का जो टेंशन है 6mg के बराबर नहीं है, यहाँ का भी जो टेंशन है वो 6mg के बराबर नहीं है, वो एक अननोन टेंशन है जिसे हम T1 कहेंगे। तो यहाँ की जो टेंशन है वो रहेगा बेटा अपना T1। आई होप यहाँ तक तुम्हें चीजें समझ में आ गई होगी, तुम्हें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं एक बार फिर से डिस्कस करके तुमको बताता हूँ, आराम से देखो। मैंने क्या किया, स्प्रिंग को कट किया, तो स्प्रिंग को कट करने के बाद इस स्प्रिंग पर कोई फोर्स पड़ने वाला, कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये जो टेंशन है, शुरुआत में यहाँ का टेंशन 6mg था, यहाँ का टेंशन 6mg था, बट इसको जब अपन ने कट किया तो ये 6mg टेंशन नहीं रहेगा, यहाँ पर भी टेंशन 6mg नहीं रहेगा, वो कुछ कम ज्यादा कम हो सकता है, 6mg के बराबर नहीं रह सकता। मतलब वो अननोन टेंशन T1 है जो तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। और जब तुम उसे फाइंड करोगे तो तुम्हें यहाँ का इक्वेशन और यहाँ का इक्वेशन जैसे हमने पुणे में देखा था वो अभी तुम्हें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बेटा, अपना जो यहाँ पर देखो, ये 4mg और ये 2mg, ये क्या हो गया अपना 6mg, ये अपना टोटल फोर्स है डाउनवर्ड। बट इनकी वजह से कुछ ना कुछ अभी टेंशन रह गया है जो अपने T1 के बराबर है। तो 6mg डाउनवर्ड है और T1 अपवर्ड है, तो यहाँ का इक्वेशन आएगा बेटा अपना 6mg माइनस T1, क्योंकि ये अपना फोर्स है बेटा। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम श्योर नहीं है कि यहाँ का फोर्स 6mg है, और हम ये भी श्योर नहीं कि यहाँ का टेंशन 6mg है, क्योंकि अभी स्प्रिंग कट हो चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, तो मैं आपको फिर से आराम से बता दूंगा, ठीक है। ये स्प्रिंग कट होने पर टेंशन एग्जैक्टली 0 नहीं होता, बट वो 6mg के बराबर भी नहीं रहता, क्योंकि अभी वो कम हो चुका है। तो 6mg कैसे रहेगा, जो तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ का टेंशन फॉर एग्जांपल T1 है जो हमें फाइंड करना है। तो इसका अगर हम इक्वेशन देखें फोर्स के विद कंपेयर टू फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन।
बट फोर्स 6 mg है क्या, 4 mg भी डाउनवर्ड है, 6 mg भी डाउनवर्ड है, तो हम नहीं कह सकते कि फोर्स 6 mg है। क्यों? क्योंकि टेंशन कुछ ना कुछ T1 है जो अपवर्ड जा रहा है, तो 6 mg में से T1 माइनस होगा, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसका मास कितना बेटा, इसका मास 4 mg है। आई होप इक्वेशन नंबर 1 कैसे आया ये तुम्हें अभी समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे देखो mg भी डाउनवर्ड है, ठीक है, और टेंशन 6 mg अभी टेंशन नहीं है, अभी टेंशन T1 है, तो टेंशन भी डाउनवर्ड है। इसका इक्वेशन कैसे आएगा, mg प्लस T1। आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आ रहा है बच्चा, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो mg प्लस T1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे mg और प्लस T1, क्योंकि mg भी डाउनवर्ड आ रहा है और टेंशन भी डाउनवर्ड आ रहा है, तो दोनों को मिला के एक फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है। तो mg भी डाउनवर्ड और T1 भी डाउनवर्ड, क्योंकि यहाँ पर T1 mg को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि mg भी नीचे जाना चाहता है और T1 भी नीचे जाना चाहता है। ये हो गया अपना mg प्लस T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका मास होगा बेटा mg। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अभी इसको ऐड करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करो। T1 गेट्स कैंसिल, 6 mg प्लस mg ये हो जाएगा अपना 7 mg, और ये होगा अपना 4 mg प्लस 5 mg, तो m गेट्स कैंसिल, तो ये जो a है ये 7g के बराबर आया। तो आई होप आपको यहाँ का एक्सेलरेशन कैसे आया ये अभी आपको समझ में आ चुका होगा। एक्सेलरेशन ऑफ r इज इक्वल टू 7 mg। हो सकता है कि आपको ये T1 भी पूछा जाए, तो वो थोड़ी कोई बड़ी बात है, बहुत सिंपल है। क्या करना है अपने को, a जो है 7g इसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तुम इसको यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो या फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तुम सीधी तरह से T1 फाइंड कर सकते हो। तो T1 कैसा आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, जो कि हमने पुली में ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। तो mg इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो क्या आएगा, mg प्लस T1 इज इक्वल टू मास इनटू 7g, ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू 7 mg माइनस mg, तो T1 इज इक्वल टू आया बेटा अपना 6 mg, ठीक है। ये हो गया अपना T1 इज इक्वल टू 6 mg, और यहाँ का जो एक्सेलरेशन था वो हो गया बेटा अपना 7 mg। ये एक्सीडेंटली 6 mg के बराबर आया, बट कभी कभी आ भी सकता है, कभी कभी नहीं भी आ सकता है, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। चाहो तो इसे भी पॉज करके नोट कर सकते हो, और यही क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे पहले 2 एग्जाम्पल को मुझे पहले डिस्कस करना पड़ा, उसके बाद आपको इस मेन कंसेप्ट को पकड़ पाए, ठीक है। तो जिन बच्चों का अभी क्लियर हो चुका है उनके लिए एक होमवर्क है बेटा, यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए अभी इसे पॉज करके नोट करो एक बार। चलो हो गया, यहाँ पर तुम्हारे लिए 3m का ब्लॉक है, यहाँ पर 5m का ब्लॉक है, और यहाँ पर 7m का ब्लॉक है। तुम्हें हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन और इस स्प्रिंग को कट करने के बाद यहाँ का टेंशन T1 क्या रहेगा ये तुम्हें पूछा है, ठीक है। तो तुम्हें T1 फाइंड करना है और हर एक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल को इसको पॉज करके नोट करो। चलो अभी पुली का हम एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कोई भी अड़चन नहीं आएगी, ठीक है। अभी देखो बेटा, अपने पास एक स्प्रिंग है और एक स्ट्रिंग है जो एक पुली से कनेक्टेड है, 2m और 6m। तो मैंने क्या कहा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पुली के लेक्चर में बताया है कि पुली के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, और मैंने आपको इस लेक्चर के शुरुआत में बोला था कि स्प्रिंग को आप एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करो। तो जब आप स्प्रिंग को एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करोगे तो आपको ये इसेंशियल और इजी जाएगा। तो ये जो आप देखो यहाँ पर, आप मान लो कि ये स्प्रिंग है ही नहीं, ये स्ट्रिंग है, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन आएगा 6mg माइनस t इज इक्वल टू 6ma। इसका इक्वेशन क्या आएगा बेटा, t माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m। एड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, t गेट्स कैंसिल, 6 में से 2 गए 4 बचे, और ये बचे अपने बेटा 8ma, m गेट्स कैंसिल, ये आएगा अपना 4g अपॉन 8 इज इक्वल टू a, दैट इज 4 1 4 4 2 8। तो a किसके बराबर आया, a बराबर आया आपने g/2 के, ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन है g/2 आया, ठीक है। अगर आपको स्प्रिंग फोर्स पूछा गया हो या फिर आपको टेंशन पूछा गया हो, तो टेंशन और स्प्रिंग फोर्स दोनों बराबर है, क्योंकि हमने स्प्रिंग को स्प्रिंग माना है। तो इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, आपको टेंशन मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है कि टेंशन इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करो, क्योंकि आपको इजी जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट t माइनस 2mg इज इक्वल टू 2ma की वैल्यू अभी g/2 है, तो 2 गेट्स कैंसिल, तो t इज इक्वल टू आएगा mg
प्लस 2mg दैट इज T इज इक्वल टू 3mg। ठीक है, तो ये जो है ये 3mg के बराबर आया, T इज इक्वल टू 3mg। तो जो अपना स्प्रिंग फोर्स है वो भी किसके बराबर आया बेटा, 3mg के। अगर आपको मान लीजिए अगर आपको ये पूछा गया कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये कितना इलोंगेट होगा, तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू डेल्टा एक्स। मान लो इसका जो K है वो फॉर एग्जांपल 50, तो आपको क्या यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस के इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3mg। तो K की वैल्यू कितनी है, -50, डेल्टा एक्स आपको फाइंड करना है, तो 3mg, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा अपना 3mg अपॉन -50। ये अपनी जो है ये अपनी डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसे भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पॉज करके इसे नोट करो। ठीक है, और आपके लिए होमवर्क भी यही से आप ले लो, ये एक बार इसको पॉज करके नोट करो। ठीक है, आपका होमवर्क है, यहाँ पे 5m है, यहाँ पे 10m है। आपको स्प्रिंग फोर्स फाइंड करना है और आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो बेटा आज हमने देखा कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है। आज कुछ लेक्चर में थोड़ी बहुत अड़चन आ गई है, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा सेटअप अभी हमने चेंज किया है, इसकी वजह से थोड़ी बहुत जो है अड़चन आती है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, और आप अंडरस्टैंड करते हो यार सभी, आप ये सब चीजें आपके लिए तो हो रही है। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए आई एम सॉरी इन एडवांस, बट मेरा जो प्रयास रहता है मैं आपको 101% देने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैं आपको हमेशा देने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो ये आप पे भी डिपेंड करता है बेटा कि आप कितना फोकस होकर उसको पढ़ते हो। क्योंकि देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि टेंशन इन द स्प्रिंग एफबीडी पढ़ के यहाँ पे आओ, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर अभी समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए बच्चे से इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।